हेलो फ्रेंड्स। अब तक के जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने कूलाम्स लॉ देखा है ना। कूलाम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर वाला जो पोर्शन है उसमें जो हम लोगों ने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था वो थोड़ा सा हमें रिवाइज होना चाहिए, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे कूलाम्स लॉ के, और फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में, पूरे वीडियो में ये सब चलने वाला है। इस वीडियो के एंड तक हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सारे हम सीख चुके होंगे अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है ना। और अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो पुराने वीडियोज़ हैं वो भी हम देख पाएँ, और आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी हम एक सीक्वेंस में लगातार देखते रहेंगे इस चैनल पे। लास्ट तक या एंड तक हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली वीडियोज अपलोड करेंगे, जिसमें हमें नीट और जेई के लिए कोई तैयारी कर रहा है जो अभी 2020 का देने वाला है, उनके लिए हम लोगों ने एक अलग सेक्शन बना रखा है जिसमें हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा, या जो अभी जेई मेन नेक्स्ट सेशन में देने वाले हैं, 2021 में देने वाले हैं, है ना। तो उनके लिए अभी हम ये वाला सेक्शन लेके चल रहे हैं। एडवांस का सेक्शन जो है उसकी प्लेलिस्ट में हमें उसके लिए एक अलग सेक्शन मिलेगा, उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सारे हर टाइप के क्वेश्चंस, हर टाइप का सेक्शन और अलग अलग स्टूडेंट्स की जो अप्रोच है उन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए इस पूरे चैनल में चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि ईरोडोव का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हम उसको देखते हैं ना, कूलाम्स लॉ का यूज करना है हमें उसमें, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये एक बॉल हमें दी हुई है, ये एक दीवार है ना। इस दीवार से यहाँ पर एक चार्ज जो है क्यू चार्ज, मास है, ये क्या है, पूरी तरीके से फिक्स्ड है, फिक्स किया हुआ है। ये जो चार्ज क्यू है, मास एम है, इसको हमने क्या किया हुआ, इस बॉल पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। एक दूसरा चार्ज जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वो भी यहीं पे ऐसे रुका हुआ था, और रिपल्सन की वजह से वो यहाँ से हटके कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया। एक दूसरा चार्ज क्यू, मास एम, ये भी कहाँ था, इसी वॉल से कनेक्टेड था, लेकिन ये फ्री था, तो रिपल्सन की वजह से इस चार्ज ने इसको क्या किया, इधर भेज दिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो इस टेंशन की वैल्यू निकालनी है हमें। हम ऑप्शन ले लेते हैं, T इक्वल्स टू 2mg, बी ऑप्शन T इक्वल्स टू 3mg, T इक्वल्स टू mg, और लास्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं T इक्वल्स टू 3/2mg। हमें बताना है कि विच वन इज करेक्ट इन ऑल दीज 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। ईरोडोव का ये क्वेश्चन है, ईरोडोव एक स्टैंडर्ड बुक है फिजिक्स के लिए, तो उसमें ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें हमें करना क्या है, देखो पहले तो, इससे पहले अगर किसी स्टूडेंट को लैमीज थ्योरम के बारे में नहीं पता है ना, 11th में हम लोगों ने पढ़ा होगा लैमीज थ्योरम, अगर उसके बारे में नहीं पता है तो मैं एक बेसिक आइडिया यहाँ पे तुम्हें दे दे रहा हूँ। तो उस लैमीज थ्योरम को देखो जरा क्या होती है। लैमीज थ्योरम हमें बताती है कि अगर किसी पॉइंट पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं एक साथ, मान लिया ये F1 है, ये F2 है, और ये फोर्स है F3। F1 के सामने वाला जो एंगल है वो अगर अल्फा दिया हुआ है, F2 के सामने का एंगल बीटा है, और F3 के सामने का एंगल गामा है। अगर किसी पॉइंट पर 3 फोर्स F1, F2, F3 एक साथ काम कर रहे हैं और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब उस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है, वो पॉइंट अपनी जगह पे, अगर हम बोलें तो नेट फोर्स उस पॉइंट का क्या है, 0, मतलब कोई भी फोर्स वहां पे काम नहीं कर रहा है, तो पॉइंट इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं और उन तीनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में भी वो पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है, तो हम वहां पे सीधे लिख सकते हैं लैमीज थ्योरम में F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। इसको हम बोलते हैं लैमीज थ्योरम। इसका मतलब जो फोर्स हम ऊपर लिख रहे हैं उसके सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा, तो F1 अपॉन साइन अल्फा। F2 के सामने एंगल जो है वो बीटा है, तो F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। तो ये लैमीज थ्योरम जो है ये हम लोगों ने 11th में पढ़ी हुई है। अगर जिस स्टूडेंट को लैमीज थ्योरम में कंफ्यूजन है तो वो 11th वाले वीडियोस या 11th वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके लैमीज थ्योरम को पूरा अच्छी तरीके से, या उसका जो डेरिवेशन है वो वहाँ पे देख सकता है, तो वो वहाँ पे उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लैमीज थ्योरम है। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही याद रखते हैं। अब जरा देखो इसमें क्या करना है। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो इस पे लगेगा mg, दूसरा इस पे इधर काम करेगी टेंशन, और तीसरा फोर्स यहाँ पे जो काम करेगा
वो होगा कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स कैसे लगेगा, इस तरीके से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम इन दिस स्टेट देन फाइंड द टेंशन इन स्ट्रेट। और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो भी क्वेश्चन में हमें दी हुई है एल। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है और ये जो टेंशन हमें निकालना है ये एम के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, जितने भी वेरिएबल है, जितने भी पैरामीटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, सारे पैरामीटर हमें क्या करना है, इग्नोर करना है या लास्ट में एलिमिनेट करना है, और हमें जो आंसर चाहिए वो मास के टर्म्स में निकालना होगा। तो अब जरा इसको हम देखते हैं, देखो जरा ध्यान से। हमने मान लिया ये वाला एंगल जो है थीटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एंगल को हमने क्या माना, थीटा। ये लेंथ अगर एल है तो ये वाली लेंथ जो होगी ये भी क्या होगी, एल होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग की लेंथ है। जब ये चार्ज यहाँ पर था तो ये लेंथ एल थी, और ये चार्ज यहीं से उठ के यहाँ तक पहुंचा है, तो ये दोनों लेंथ क्या हो जाएंगी, एल। अब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होंगे। तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड यहाँ पर क्या होंगी, इक्वल। तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसको हमने मान लिया अल्फा, और ये भी हमारा हो गया अल्फा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। तो इस चार्ज को हम यहां बना ले रहे हैं। ठीक है, नीचे लग रहा है इस पे एम जी। ठीक, इधर काम कर रहा है टेंशन, और ये लग रहा है इस पर एफ ई। ये हमारी वर्टिकल लाइन इस तरीके से। देखो जरा, ये वाला एंगल अल्फा है, मतलब इस वाली लाइन और इसके बीच में जो एंगल होगा ये क्या होगा, अल्फा। मतलब ये वाला एंगल हो गया अल्फा। अब देखो जरा, अगर इस लाइन को हम पीछे ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, इस लाइन को हमने क्या किया, पीछे ऐसे डॉटेड किया इस तरीके से। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, देखो इस वाली लाइन का वर्टिकल से एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा। इस लाइन का वर्टिकल से जो एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ पे थीटा कौन सा होगा, देखो जरा, ये वाली लाइन और वर्टिकल से एंगल ये हो गया थीटा। ये चीज आई होप सभी को समझ में आ गई होगी, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जरा हम आगे देखते हैं। अब देखो जरा, ये एंगल, ये वाला जो फोर्स है ये हो गया एम जी। हमें ये एंगल पहली बात तो चाहिए होगा, ये वाला। तो इस एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करें, देखो जरा क्या करेंगे इसमें हम। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल अगर अल्फा हो गया तो इसमें और कौन सा एंगल अल्फा हो सकता है, देखो जरा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ एंगल बना रही है अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा। तो हमारा ये एंगल हो गया अल्फा। अब देखो एफ ई और एम जी दो फोर्सेस हैं ये, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा प्लस अल्फा। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल बताओ जरा कितना होगा। अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है और ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। यही होगा 180 माइनस अल्फा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एंगल अगर अल्फा है और ये पूरा 180 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। हमें क्या करना है, दो दो फोर्सेस के बीच के एंगल्स को कैलकुलेट करना है। तो टी और एफ ई के बीच में एंगल जो है 180 माइनस अल्फा, एफ ई और एम जी के बीच में अल्फा प्लस थीटा। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, टी और एम जी के बीच में। तो टी और एम जी के बीच में कितना एंगल होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा, ये वाला एंगल हमें चाहिए। अब देखो ये पूरा जो एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री। यहां से लेके यहां तक ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। इसमें से अगर हम थीटा माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो हमने सारे एंगल जो हमारे लिए रिक्वायर्ड थे लैमिस थ्योरम लगाने के लिए, हमने क्या किया, उन्हें कैलकुलेट किया। अब हम इसमें लैमिस थ्योरम का यूज करेंगे, तो देखो क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे, टी अपॉन साइन, टी के सामने वाला एंगल कौन सा है, टी ये है, दूसरा फोर्स ये, तीसरा ये, तो ये वाला एंगल चाहिए होगा, तो कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा। एम जी अपॉन, एम जी के सामने वाला एंगल क्या होगा, ये अगर एम जी है तो एम जी के सामने वाला एंगल होगा 180 माइनस अल्फा, तो इसे हम लिखेंगे साइन 180 माइनस अल्फा। तीसरा फोर्स हमारे पास क्या है, एफ ई। एफ ई के सामने वाला एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ ई अपॉन, इस एम जी को यहाँ से हटा के इधर बना देंगे, एफ ई अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। ये चीज हमें देखने को मिली। अब इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये जो हमने कैलकुलेट किया इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखो टी अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू एम जी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। साइन 180 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो साइन 180 माइनस अल्फा हुआ यहाँ पर
साइन अल्फा इक्वल्स टू एफ ई अपॉन साइन थीटा। ये इस तरीके से हमें देखने को मिला। अब हम आगे अगर बात करें इस ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो तीनों एंगल का समेशन क्या होना चाहिए, तीनों एंगल का समेशन होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ये होगा, देखो एक अल्फा को इधर भेज दिया, अल्फा प्लस थीटा इतना हो जाएगा। इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं, टी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल्स टू एम जी अपॉन साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा टी अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू एम जी अपॉन साइन अल्फा। इससे एक कैंसिल हो गया और टी आ गया एम जी। तो ये ईरोडो का एक अच्छा सा क्वेश्चन था, टेंशन निकल के आ गई हमारी एम जी। तो यहाँ पे आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से नोट करो। इसमें जनरली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था। पहली चीज तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में हम लेमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमने कई जगह पे सुना होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये कई सारे इक्विलिब्रियम हमने पढ़े हैं। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम की हम बात करें, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसके जो कंटिन्यूस रहती है या अब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, या अगर कोई बॉडी रुक गई है तो वो रुकी रहेगी, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती रहेगी, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की हम बात क्यों कर रहे हैं वो हम देखेंगे, है ना। इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो तरीके से पढ़ा जाएगा। एक तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, दूसरा हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। कई सारे चार्जेस से मिलके एक सिस्टम तैयार होता है ना, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम लेके चल रहे हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। जनरली अगर हम देखें, हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम तीन तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिकली अभी हम यहाँ पे दो ही तरीके के इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो वो अभी हम यहाँ पे नहीं देख रहे, उसकी अभी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम की जो हमने बात की, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, पहले तो हम इक्विलिब्रियम के मतलब को समझते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, जैसे बिल्कुल बेसिक आइडिया हम लेके चल रहे हैं, जैसे किसी बॉडी पर, इक्विलिब्रियम भी दो तरीके के होते हैं। ये तो हमने इसको बाइफरकेशन जो किया है स्टेबल और अनस्टेबल में। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम अचीव कब होता है, इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा, फिजिक्स में अगर हम बात करें तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम है। पहला इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। केमिस्ट्री में बात करोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत सारे इक्विलिब्रियम होंगे। थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए इक्विलिब्रियम दो तरीके के हैं जिनसे हमें डील करना है। पहला इक्विलिब्रियम है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा इक्विलिब्रियम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल और दूसरा इक्विलिब्रियम जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम हमारे पास हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमें ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेट कराता है। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है ना, ट्रांसलेटरी मोशन अगर कर रही है तो उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। और इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, जिस तरीके से उसका मोशन चल रहा है कंटिन्यूसली उसी तरीके से मोशन चले, तो उसकी कंडीशन है कि नेट फोर्स उस बॉडी पे क्या होना चाहिए? जीरो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नेट फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये कंडीशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हमें जनरली इसी इक्विलिब्रियम से डील करना होगा। दूसरा इक्विलिब्रियम होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब उसकी जो रोटेशनल प्रॉपर्टीज है उनमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि सिग्मा टाउ जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो। कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क या ऐसे समझ लो नेट टॉर्क जो है उस पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ फॉलो होते हैं तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है। तो ये तो हो गया वर्क एनर्जी पावर की बात, वहाँ हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे
जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जनरली हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले इतना काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो है वो घूम नहीं रहा, चार्ज पार्टिकल जो है घूम नहीं रहा। ये तब यूज होगा जब हम डायपोल की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें याद रखना है कि सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब हम बात करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। क्या होते हैं कि ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, इसको रफ कर देते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। हमने क्या किया, कटोरा लिया, ये एक बाउल है और इसमें गेंद रख दी इस तरीके से, ठीक है। एक बाउल में एक बॉल रख दी और इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, है ना। हमने क्या किया, इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो ये बॉल ऐसे जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस आएगी, और थोड़ी देर बाद इसी पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगी, है ना, इसी पॉइंट पे आके रुक जाएगी। फिर हमने क्या किया, इस बाउल को पलट दिया, अब बॉल को यहाँ रखा, अब थोड़ा सा इस बॉल को डिस्प्लेस किया, तो ये क्या होगा, आगे जाएगी और नीचे चली जाएगी। इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है, इस वाले केस में हमने देखा कि इस बॉल को जब भी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दोनों जगह पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है। देखो, अगर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये भी अपनी जगह पे रुका हुआ है और ये भी अपनी जगह रुका हुआ है, दोनों इक्विलिब्रियम के केस हैं। बट इस वाले केस में जब हम इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर लेता है। लेकिन इस वाले केस में ओरिजिनल स्टेट जो है वो रीगेन नहीं होती है और ये बॉल परमानेंटली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को खो देती है ना, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को लॉस कर देती है। इस वाले केस में हम देखें तो इक्विलिब्रियम जो है कंटिन्यूसली मेंटेन है। इस वाले केस में ये जो बॉडी है, इसको तुम जरा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये क्या करेगी, अपनी इनिशियल स्टेट को दोबारा से रीगेन कर लेगी। तो इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा हो गया स्टेबल और ये हो गया अनस्टेबल। एक और होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ से जब किसी को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये सीधा चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इसको चाहो तो अभी रफ कर सकते हो, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, बस ये दो ध्यान रखो, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होने की क्या कंडीशन होती है, हम कब बोलेंगे, अगर हमें डायग्राम नहीं दिया है कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना है कि देखो, जैसे इस बॉडी को हम ऐसे देखते हैं, यहाँ से डिस्प्लेस करके हमने यहाँ पहुँचाया, तो इस पर mg ऐसे काम करेगा। जब ये यहाँ पे थी तो mg ऐसे लग रहा था और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम कर रही थी। तो हमने बोला था कि n इक्वल्स टू mg है और बॉडी जो है इज इन इक्विलिब्रियम। इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करेगी। इस एंगल को अभी हम थीटा मान ले रहे हैं ना, तो mg का इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, mg cos थीटा, और इधर आएगा mg sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे। तो देखो, इस वाले केस में, अब इस वाले केस को देखते हैं जरा। हमने इस बॉडी को क्या किया, यहाँ पे ले आए, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करेगी, mg इधर लगेगा, है ना, इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा। अब इन दोनों केसेस को हम कंपेयर करा के देखते हैं इन दोनों केसेस में क्या हुआ। इस वाले केस में अगर हम देखें, हमने इस बॉडी को यहाँ से इस वाली पोजीशन तक पहुँचाया, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक डिस्प्लेस किया, तो हमने देखा कि mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा यहाँ पर प्रेजेंट है इस बॉडी को दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए। तो इस केस में अगर हम देखें तो mg sin थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी टू रिगेन इट्स अर्लियर पोजीशन, ठीक है। तो इस बॉडी को वापस इसी पोजीशन पर लाने के लिए एक फोर्स काम कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज mg sin थीटा। बट इन दिस केस, इस केस में अगर हम बात करें तो mg sin थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। हमने इस बॉडी को इधर डिस्प्लेस किया है, एंड mg sin थीटा इज ऑलवेज सपोर्टिंग फोर्स in that particular displacement which has been provided to this body initially। तो mg sin थीटा जब इधर प्रोवाइड किया गया तो ये क्या करेगा, ये इस बॉडी को वापस इनिशियल पोजीशन पे लेके नहीं आएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है जहाँ पर कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है टू रिगेन द बॉडी इट्स इनिशियल पोजीशन, तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में कोई भी ऐसा फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा जो बॉडी को दोबारा उसकी इनिशियल पोजीशन में लेके आएगा। इसके अपोजिट स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है, चाहो तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जहाँ पर एक फोर्स अवेलेबल होगा जो उस बॉडी को दोबारा से उसकी इनिशियल पोजीशन पर या उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे लेके आएगा या लेके आने की कोशिश करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिस फोर्स विच इज
this force which always try to move this body to its initial equilibrium position. try to move this body हमने बोला है ना, तो इस फोर्स को, जो फोर्स इसको दोबारा इनिशियल पोजीशन पे लेके आने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. तो हम कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एक रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा प्रेजेंट होगा जो इस बॉडी को वापस उसी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में रीस्टोरिंग फोर्स की एक इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को अभी हम देखते हैं. ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट. ये होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में. तो ये हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है, अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाए माइनस एक्स की. ये माइनस एक्स क्या चीज है, देखो हमने क्या किया, एक बॉल को यहां से चला के यहां तक ले आए, कितना डिस्प्लेस कराया, एक्स. तो अगर कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो एक्स के प्रोपोर्शनल है, अगर कोई ऐसा फोर्स अवेलेबल है जो जितना हमने इस बॉल को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराया है, इस डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स काम कर रहा है और उस फोर्स का एक्स के साथ लीनियर रिलेशन है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, एसएचएम करेगी. तो ये एसएचएम की कंडीशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये भी 11th का कंसेप्ट है, अगर नहीं पढ़ा है तो 11th की प्लेलिस्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे. अगर ये वाली कंडीशन हमें मिलती है, इफ एफ रीस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एस, देन दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम और सिंपल हार्मोनिक मोशन. इफ एसएचएम इज नॉट हैपनिंग हियर, देन दिस इज जनरल ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, अगर कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है तो बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेटरी मोशन करेगी, है ना. या अभी हम पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो अभी हम बस केवल इस वाले केस में हम ये बोल रहे हैं कि ये बॉडी क्या करेगी, ऐसे चलना शुरू कर देगी. तो ये क्या करेगी, इस तरीके से ऑसिलेशन करेगी और इसका मोशन हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन. लेकिन अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया और एक्स और डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में रहा, तो हम बोलेंगे कि ये जो है एसएचएम करेगी बॉडी. तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे जहां पे हमें देखना होगा कि बॉडी एसएचएम कर रही है या जनरल ऑसिलेटरी मोशन है. तो एसएचएम कर रही है, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन. अदरवाइज ये मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन. तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं. दो चार्ज हमें यहाँ दिए हुए Q1 और Q2. ठीक है, ये दोनों चार्ज अपनी जगह पे फिक्स हैं. दोनों चार्ज क्या है, फिक्स किया हुआ है हमने, है ना. हम क्या कर रहे हैं, तीसरा चार्ज लेके आ रहे हैं. तीसरा चार्ज कैपिटल Q. हमें बताना है कि उस चार्ज को हम इन दोनों के बीच में या फिर बाहर, दो पोजीशन पे हम रख सकते हैं. किस जगह पे रखा जाए इस Q को, यहां पर या यहां पर, जिससे ये Q जो है इक्विलिब्रियम में रहे. इसका मतलब इस Q चार्ज को हम यहां रखें या यहां रखें, जिससे Q किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए. ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना क्वेश्चन को. इस Q को हम किस पोजीशन पे रखें, अंदर रखें या बाहर रखें, जिससे Q किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में. फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज इज 0. तो अगर हम इस Q को यहाँ रखते हैं, अगर हमने इस Q को यहाँ रखा, ठीक है, इस डिस्टेंस को चाहो तो मान लेना L मान लो. अगर हमने इस Q को यहाँ रखा तो ये वाला Q1 इस पर फोर्स सीधा लगाएगा बाहर की तरफ, और ये वाला Q2 इस पर फोर्स सीधा लगाएगा इधर की तरफ. इसी तरीके से इस पर दो फोर्स काम करेंगे. इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमने इस Q को यहाँ रखा तो ये Q2 इस पर फोर्स सीधा लगाएगा मिलाने वाली लाइन के अलोंग बाहर की तरफ, और ये Q1 इस पर फोर्स सीधा लगाएगा दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग बाहर की तरफ. अब बताओ नेट फोर्स 0 होने के चांसेस कहाँ पे हैं. इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो दोनों फोर्स जो है क्या होंगे, ऐड होंगे. लेकिन इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो दोनों फोर्स क्या होंगे, सबट्रैक्ट. तो नेट फोर्स 0 आने के चांसेस यहाँ पर हैं. तो हमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, अंदर मिलेगा. इस केस में हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा और इस केस में हमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा. ठीक है, ये बात समझ में आई. अगर हम इस Q की जगह माइनस Q लेके आते, अगर इस Q की जगह हम माइनस Q लेके आते तो क्या होता, ये माइनस Q अगर होता, इससे पहले नोट कर लेना, इसके बाद हम कर रहे हैं आगे.
अगर ये माइनस क्यू होता तो इस Q1 की वजह से इस पर फोर्स कितना लगता, अपनी तरफ Q1 इसको खींचता, तो ये हो जाता FQ1, और ये Q2 इसको क्या करता, अपनी तरफ खींचता, तो ये हो जाता FQ2। इस तरीके से फोर्सेस मिलते। इस वाली पोजीशन पर क्या होता, इस वाली पोजीशन पर Q1 इसको क्या करता, अगर हम इस माइनस क्यू को यहाँ रखते तो Q1 इसको क्या करता, अपनी तरफ खींचता इधर की तरफ, और ये जो Q2 है ये भी इसको क्या करता, अपनी तरफ खींचता, तो ये हमें मिलता FQ2। इस तरीके से हमें फोर्सेस मिलते। तो इस वाले डायग्राम में भी अगर हम देखें तो इस वाले केस में कोई भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्ज सेम पोलैरिटी में है, अगर दो चार्ज सेम पोलैरिटी में है तो इक्विलिब्रियम केवल और केवल उनके बीच में किसी पॉइंट पे पॉसिबल है, बाहर किसी पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है ना। तो हम इस चीज को अभी आगे लिखेंगे, यहाँ एक कॉलम बना देते हैं, इसमें लिखते हैं इफ Q1 एंड Q2 सेम साइन, तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, मिड है ना। मिड से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेंटर पे, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर किसी पॉइंट पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ क्यू के साइन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब दूसरा केस हम देखते हैं, अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, इस Q को हम यहाँ पे लाके अगर रखेंगे तो इस Q पे Q1 पॉजिटिव है, इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, और Q2 नेगेटिव है, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो नो इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, ये हमें जीरो नहीं दे सकते। अब बाहर कोई पॉइंट लेके देखते हैं इसमें, है ना। इस Q को हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन से बाहर रखा यहाँ पर। अब क्या होगा, तो इस Q को हम अगर देखें, Q1 की वजह से इस Q पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, FQ1। इस Q2 की वजह से इसमें फोर्स किधर लगेगा, Q2 ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसे अंदर खींचेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F/2 माइनस Q2, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर दो चार्ज अपोजिट पोलैरिटी में है तो इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, और अगर दोनों चार्ज सेम साइन में है ना, सेम पोलैरिटी में, देन इक्विलिब्रियम पॉइंट विल एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू चार्जेस। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट पर, अगर दोनों चार्ज सेम साइन या सेम पोलैरिटी में है। अगर दोनों चार्ज अपोजिट पोलैरिटी में है देन इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट आउटसाइड द चार्जेस। ठीक है, तो यहां तक हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम इसको देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई है ना। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल्स को हमें अप्रोच करना है। चलिए, तो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है, ये डेरिवेशन है, इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको हमें याद भी करना है ना। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में उसका यूज करेंगे, किसी भी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो पहले उसको देखते हैं। ये मान लिया कोई चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। हमें क्या करना है, कोई चार्ज Q लेके आना है और बताना है कि ये किस पोजीशन पर रखा जाए कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। तो हमें पता है कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव है या सेम पोलैरिटी में है तो उनके बीच में ही कोई पॉइंट ऐसा पॉसिबल है जहाँ इक्विलिब्रियम मिल सकता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम Q पे देखें, हमने मान लिया ये डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें L दी हुई है। तो इस Q पर इसकी वजह से कितना फोर्स काम करेगा, तो FQ1 की वैल्यू होगी कि Q1 Q अपॉन, देखो इस Q1 की वजह से इस Q पे फोर्स कितना लगेगा, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड KQ1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें FQ2 निकालना है। FQ2 कितना होगा, KQ2 Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस एक्स,
ठीक है ना, दोनों फोर्सेस को बराबर रख दो। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू, ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमने क्या किया, के क्यू वन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू टू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो के क्यू से के क्यू कट जाएगा, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो अंडर रूट क्यू वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू टू अपॉन एल माइनस एक्स, ये निकल के आएगा, है ना, ये चीज निकल के आएगी। इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, इसको हम यहां से लिखते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू वन एल माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू टू इंटू एक्स। एक्स वाले टर्म एक साथ लिख लो, अंडर रूट क्यू वन एल इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू वन प्लस अंडर रूट क्यू टू एक्स, ये निकल के आएगा। तो एक्स यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट क्यू वन अपॉन अंडर रूट क्यू वन प्लस अंडर रूट क्यू टू इंटू एल, ये हमारा x निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये जो x निकल के आया, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो इस फॉर्मूले को हमें डायरेक्ट याद रखना है। इसका याद करने का तरीका क्या है, x हमने कहाँ से मेजर किया है, Q1 से, Q1 से ही तो मेजर किया है x, तो जिससे x मेजर किया जाएगा वो वाला चार्ज ऊपर आएगा और नीचे आएगा रूट Q1 प्लस रूट Q2। तो ये x की जो वैल्यू है ये हमें याद रखनी है। ये कब निकल के आया है, जब दोनों चार्ज सेम पोलैरिटी में होंगे। अब एक बार हम एक केस लेके देखते हैं जब दोनों चार्ज अपोजिट पोलैरिटी में होंगे, है ना। तो इसको हम अभी रफ कर देते हैं। हमने मान लिया कि Q2 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। ये हो गया हमारे पास Q1 और ये हो गया Q2। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, बीच में या बाहर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें अंदर मिलेगा या बाहर मिलेगा, बाहर मिलेगा। तो हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यहाँ से x डिस्टेंस पे हमें मिल रहा है ना। इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, आंसर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, है ना, जो भी हम गलतियां करेंगे। तो हमें यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे हमने ला के रख दिया Q2। अब Q पे इसकी वजह से जो फोर्स काम करेगा वो किधर होगा, ऐसे होगा F प्लस Q1, और ये Q2 इसको इधर खींचेगा, तो ये होगा F माइनस Q2। तो ये जो F माइनस Q2 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो ये हो जाएगा F प्लस Q1, Q1 की वजह से कितना होगा, K Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस Q2 की वजह से होगा K Q2 Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कट गया। अब देखो जरा याद रखने वाली चीज यहाँ पे, क्यू की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट की पोजीशन जो है वो केवल इन दोनों पे डिपेंड करेगी और इस एल पे। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज विच इज गोइंग टू बी प्लेस्ड, ठीक है। तो जो चार्ज हम रखने जा रहे हैं उसकी वैल्यू से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो ये हमें देखने को मिला, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट Q1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट Q2 अपॉन एल प्लस एक्स। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा निकल के रूट Q1 एल प्लस रूट Q1 एक्स इक्वल्स टू रूट Q2 एक्स। एक्स वाले टर्म एक साथ हम रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा रूट Q2 माइनस रूट Q1। तो एक्स हमारा निकल के आएगा अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एल। सेम वही रिजल्ट हमें देखने को मिला, बस यहाँ प्लस की जगह पे क्या आ गया, माइनस। तो याद रखना जब भी सेम पोलैरिटी होगी, अगर हम इसे जनरलाइज करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 प्लस माइनस Q1 इंटू एल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस किसके लिए, Q1 एंड Q2 सेम साइन, माइनस किसके लिए, अपोजिट साइन। और लिख लेना जो बोलते जा रहे हैं, एल क्या है यहाँ पे, एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी ये हम बोल सकते हैं एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1। अगर सेम साइन है Q1 और Q2 का तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर अपोजिट साइन है तो माइनस लेना है, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है।
फिर हम आगे अगले क्वेश्चंस को, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। पहले से फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते जाना। तो यहाँ पर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज देखा है ना। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, है ना। हम वहां पे बात करेंगे कि ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रखना है, ये भी इक्विलिब्रियम में रखना है, और जिसको हम लेके आ रहे हैं उस वाले चार्ज को भी हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से कॉपी लो फिजिक्स के लिए, और उसमें नोट करते जाओ सारी चीज़ों को, और जो भी डाउट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको कमेंट में लिखते जाओ, है ना। तो उस कमेंट के बेसिस पे हम एक नया वीडियो तैयार कर देंगे, जिससे तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सारी उससे रिजॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो अब अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि सारी वीडियो तुम देखते रहो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।